बहुत समय पहले की बात है। मध्य के हिस्से में एक छोटा सा राज्य था, चंद्रगढ़। चंद्रगढ़ राज्य के राजा थे राजा हरिपाल। वह वीर थे, लेकिन उतना ही लालची और स्वार्थी भी। उसके पास अपार धन था, फिर भी उसका मन हमेशा और पाने की लालसा में लगा रहता। परंतु उसकी एक विशेषता थी, उसका मंत्री धीरेंद्र, चतुर, ज्ञानी और न्यायप्रिय। वह राज्य का असली संचालक था और कई बार राजा की मूर्खता को अपनी बुद्धिमानी से वह टाल चुका था। एक दिन राजा को एक गुप्त पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि राज्य के पश्चिम में एक प्राचीन खंडर में अद्भुत खजाना छिपा है। वह पत्र किसी अज्ञात योगी ने भेजा था। उसमें यह भी लिखा था कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इस खजाने तक पहुंच सकता है, अन्यथा वह काल का ग्रास बन जाएगा। राजा की आंखें चमक उठी। वह बोले, मंत्री धीरेंद्र, तैयारी करो, हमें खजाना निकालने जाना है। महाराज, पहले हमें उस स्थान का निरीक्षण कर लेना चाहिए, वरना वहां जाने का जोखिम हो सकता है। धीरेंद्र ने चुपचाप सिर झुकाया, पर उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद गुप्तचर चंद्रपाल और बलवीर को खंडर भेज दिया। खंडर पुराना मंदिर था, जो कि किसी पुराने नागवंश काल का प्रतीक था। चंद्रपाल और बलवीर कई दिनों तक वहां रुके। उन्होंने देखा कि वहां हर पूर्णिमा को एक बूढ़ा आदमी आता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और एक पत्थर को हटा देता है। वहां से नीली रोशनी निकलती है और अद्भुत सी गूंज सुनाई देती है। बलवीर ने पत्थर हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी जादुई शक्ति से सुरक्षित था। चंद्रपाल ने यह भी देखा कि उस जगह के आसपास कई पुराने अस्थि पिंजर बिखरे पड़े थे, जैसे कई लोग वहां खजाने की तलाश में आए हों, लेकिन लौट नहीं सके। जब उन्होंने यह सब बातें मंत्री को बताई, तो धीरेंद्र ने गहन अध्ययन शुरू किया। प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णन था कि यह मंदिर नागधन सुरक्षित स्थल है। धीरेंद्र ने समझ लिया कि यह जगह शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक चतुराई से जीती जा सकती है। उसने राजा को कहा, महाराज, मुझे अनुमति दें कि मैं पहले अकेले जाऊं और वहां जांच करूं। राजा पहले झिझका, फिर उसने हामी भर दी। धीरेंद्र ने अपने साथ कुछ पुराने ग्रंथ, एक दीपक, कुछ चावल, एक छोटी घंटी और एक सांप के विष से बनी औषधि रखी। रात के समय जब धीरेंद्र मंदिर पहुंचा, वहां नीली रोशनी फिर से प्रकट हुई। उसने मंत्र पढ़े और देखा कि वह पत्थर खुद ब खुद हट गया। नीचे एक सीढ़ीनुमा सुरंग थी, जो गुफा में जाती थी। वह गुफा में गया। गुफा में जाते ही उसे 3 द्वार मिले। पहले द्वार पर लिखा था, सत्य बोलो नहीं तो सर्पदंड होगा। दूसरा, जो दिया गया है वह लौटाना होगा। तीसरा, लालच का मार्ग। वहां पर एक आकृति प्रकट हुई और उसने पूछा, राजा का सबसे बड़ा दोष क्या है? धीरेंद्र बोला, उसका लालच, जो राज्य को ले डूबेगा। द्वार खुल गया। दूसरे द्वार में एक पुरानी मूर्त थी, जिस पर लिखा था, जो तुम्हें चाहिए उसे पहले त्यागो। धीरेंद्र ने अपने पास रखी धन की थैली वहीं छोड़ दी। द्वार फिर खुल गया। तीसरे द्वार पर एक रतन चमक रहा था। एक आवाज आई, यदि तुम्हें इसे लेना है तो जान देनी पड़ेगी। धीरेंद्र मुस्कुराया। वह बोला, मुझे वह नहीं चाहिए जो मेरी आत्मा को खतरे में डाले। रतन गायब हो गया और अंत में एक बड़ा कक्ष खुला। कक्ष के द्वार पर एक मूर्ति बैठी थी, नागमणि की रक्षक। वह बोली, तू लालची नहीं है, बुद्धिमान है। यह खजाना तेरा नहीं है, तेरे जैसे योग्य शासक के राज्य के लिए है। लेकिन शर्त है, राजा को बदले बिना यह खजाना राज्य को समृद्ध नहीं कर सकता। धीरेंद्र समझ गया। उसने नागमणि से वरदान मांगा। मुझे शक्ति दो ताकि मैं राजा को सही रास्ता दिखा सकूं। मूर्ति ने हामी भर दी और एक नीलमणि दी, जो सत्य दिखाने का माध्यम थी। धीरेंद्र वापस लौटा। उसने राजा को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहा, महाराज, वह खजाना आपकी परीक्षा लेगा। राजा ने जिद की और कहा, मैं स्वयं जाऊंगा। राजा जब खंडर पहुंचा, उसी मार्ग से गुजरा, लेकिन द्वारों पर परीक्षाओं में असफल हुआ। पहले द्वार पर उसने झूठ बोला, उसे सर्प ने डसा और वह बेसुध गिर पड़ा। धीरेंद्र ने उसकी रक्षा औषधि के द्वारा की और उसे महल वापस लेकर आया। बीमारी के दौरान राजा को अपनी मूर्खता और लालच का एहसास हुआ। धीरेंद्र ने उसे नीलमणि दिखाई, जिसमें उसके कर्मों की छवि थी।
लोगों की पीड़ा, झूठे कर, राज्य का क्षय। राजा बदल गया। उसने जनता के लिए कर माफ किए, जल संरक्षण योजनाएं शुरू की, धीरेन्द्र को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिए। नागमणि की शक्ति से राज्य में वर्षा, समृद्धि और शांति फिर लौट आई। चंडीगढ़ अब ज्ञान, न्याय और भक्ति का प्रतीक बन गया। मंत्री धीरेन्द्र का नाम इतिहास में अमर हो गया, जिसने एक लालची राजा को सही मार्ग दिखाया और राज्य को खजाने से नहीं अपनी चतुराई से समृद्ध किया। चंडीगढ़ में शांति लौट आई थी। राजा हरिपाल अब जनता के प्रिय शासक बन गए। मंत्री धीरेन्द्र ने गुरुकुल स्थापित किया और राज्य का विस्तार का दायित्व अपने हाथ में लिया। लेकिन अभी भी शांत झील के नीचे एक बहुत बड़ा तूफान था। उस रात जब पूर्णिमा आई, खंडर में एक कंपन हुआ। वहां समाधि फटी और उसमें उठे एक रहस्यमयी नाग साधक, भैरवनाथ, नागवंश का अंतिम रक्षक। वह बोला, जिसने नागमणि को छुआ है उसे नागवंश की सौगंध का मूल्य चुकाना होगा। धीरेन्द्र कई रातों से अजीब स्वप्न देखने लगा। एक विशाल काले नाग की फुफकार, मंदिर का ढहना और एक बालक की चित्कार। वह एक ब्रह्मचारी वैद्य से मिलने गया, जिसने बताया, आपने नागलोक की शक्तियों को छुआ है, अब उसका उत्तरदाता जाग गया है। धीरेन्द्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि उत्तर चाहिए तो मैं दोबारा खंडर जाऊंगा, इस बार सच्चाई लेकर लौटूंगा। धीरेन्द्र जब वहां पहुंचा तो गुफा की संरचना बदल चुकी थी। द्वार टूटे हुए थे और अंदर एक रक्त लिप्त यंत्र और एक मृत नाग दिखाई दिया। ऊपर लिखा था, प्रतिशोध के लिए मणि को जगाया गया है। तभी भैरवनाथ प्रकट हुआ। भैरवनाथ बोला, तेरी चतुराई ने नागमणि को जगाया है, अब नागों की निंद्रा भंग हो गई है। मणि लौटाओ वरना यह भूमि श्रापित होगी। धीरेन्द्र बोला, मैंने मणि से शक्ति नहीं मांगी, केवल मार्ग मांगा था, परंतु मैं नागवंश का अपमान नहीं करना चाहता था। भैरवनाथ ने कहा, यदि तू सच में न्यायप्रिय है तो नागमणि की अंतिम परीक्षा में सफल होकर इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। धीरेन्द्र को एक शिला दी गई जिस पर एक मंत्र लिखा हुआ था। धीरेन्द्र ने मंत्र पढ़ा और आंखें बंद की। उसे भविष्य दिखा, राजा की मृत्यु, राजा का गृह युद्ध, नागमणि की चोरी और विदेशी व्यापारों की लूट। वह चौंक गया। भैरवनाथ बोला, यह मणि राज्य में नहीं रह सकती, इसे स्वरशृंग नामक पर्वत पर सुरक्षित करना होगा। इधर चंद्रगढ़ में नया मंत्री बनने की चाह रखने वाला राजा का चचेरा भाई विक्रम सिंह धीरेन्द्र की अनुपस्थिति में षड्यंत्र रचने लग गया। वह दरबारियों को बहकाकर कहता, धीरेन्द्र ने नागमणि छिपाकर अपनी सत्ता बनाई है, वह राजा को कमजोर कर रहा है। वह राजा के कान भरता है और धीरेन्द्र के खिलाफ आदेश जारी होता है, यदि धीरेन्द्र नागमणि नहीं लौटाता तो उसे गद्दार माना जाएगा। धीरेन्द्र भैरवनाथ और कुछ विश्वासी नागसेवकों के साथ पर्वत की ओर बढ़ा। मार्ग कठिन था, पर वहाँ एक प्राकृतिक गुफा मिली जिसके भीतर एक विशाल स्फटिक बना हुआ था। भैरवनाथ बोला, इसी में नागमणि को स्थापित करना होगा, लेकिन पहले 3 मंत्र बोलो, त्याग, दान और आत्मबल। धीरेन्द्र ने मन से मणि को प्रणाम किया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए गुफा चमक उठी। नागमणि उसमें समा गई और स्फटिक शुद्ध हो गया। भैरवनाथ ने कहा, अब तू नागवंश का सच्चा मित्र कहलाएगा। जब धीरेन्द्र वापस चंद्रगढ़ पहुंचा, उसे बंदी बनाया गया। राजा के सामने विक्रम सिंह ने कहा, इसे 1000 कोड़ों से मारा जाए। धीरेन्द्र ने शांत भाव से नीलमणि की प्रतिछाया से वह दृश्य दिखाया जहां विक्रम सिंह विदेशी व्यापारियों से मिलकर खजाने को लूटने की योजना बना रहा था। जनता और दरबारियों ने विक्रम सिंह को तुरंत बंदी बना लिया। राजा ने धीरेन्द्र से माफी मांगी। धीरेन्द्र ने कहा, राजा, अगर आपके निर्णय बदलते नहीं तो मेरा न्याय व्यर्थ है। धीरेन्द्र ने मंत्री पद त्याग दिया और गुरुकुल जाकर नागशास्त्र और प्राचीन नीति पर आधारित पाठशाला शुरू की। राजा ने कहा, चंद्रगढ़ आपकी चतुराई नहीं भूलेगा। नागमणि अब पर्वत में सुरक्षित थी और राज्य में समृद्धि लौट आई, पर साथ ही एक नया युग शुरू हुआ जहाँ शक्ति से नहीं बुद्धि से राज किया जाएगा। चंद्रगढ़ अब शांत तो था लेकिन स्थायी नहीं। धीरेन्द्र मंत्री पद से दूर एक साधु के रूप में जीवन बिता रहा है, परंतु राजधानी में एक और तूफान उठ रहा है। राजा हरिपाल की तबीयत बिगड़ती जा रही है और कोई उत्तराधिकारी नहीं। इस बीच एक खबर आती है, महाराज,
सर्पशंख पर्वत से मणि गायब हो गई है। गुरुकुल में धीरेन्द्र ध्यानरत था, तभी एक नाग सेवक दौड़ता हुआ आया। गुरुवर गुरुवर, सर्पशंख की गुफा टूट गई है, मणि नहीं रही। धीरेन्द्र चौंक उठा। यह केवल कोई चोर नहीं, नागवंश का विश्वासघात है। वहीं दूसरी ओर चंद्रगढ़ दरबार में अब विक्रम सिंह के पुत्र युवराज समरवीर को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा था। राजा का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। धीरेन्द्र को बुलावा भेजा गया। यदि तुम्हारी चतुराई अभी भी जीवित है तो लौट आओ, नहीं तो राज्य खो जाएगा। धीरेन्द्र गुपचुप रूप से नागविन के वन के भीतर गया, जहां नागवंश की गुप्त परिषद बैठी थी। भैरवनाथ अब वृद्ध हो चला था। उसकी जगह अब नागिन अरुणिका, नागराज की पुत्री, नई संरक्षिका थी। अरुणिका बोली, धीरेन्द्र, हमें नागमणि तुम्हें सौंपकर सौगंध ली थी, क्या तुमने उसे संभाल नहीं रखा? मैंने उसे पवित्र स्फटिक में रखा था, परंतु राज्य का षड्यंत्र शायद पर्वत तक पहुंच गया है। अरुणिका ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि मणि का उपयोग किसी स्वार्थी ने किया तो नागवंश तुम्हारे पूरे राज्य को शाप दे देगा। राजगद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहे समरवीर ने एक गुप्त सभा बुलाई। उसमें उसके साथ थे विदेशी तांत्रिक, जासूस और एक व्यापारी जो नागमणि के बाजार के मूल्य का अवलोकन कर चुका था। समरवीर ने कहा, हो हा, नागमणि अब मेरी है और चंद्रगढ़ पर भी अब मेरा अधिकार है। मेरे पिता नहीं रोकेंगे और ना ही वह बूढ़ा मंत्री। परंतु उनकी योजनाओं को सुन रही थी एक दासी, जो नागिन अरुणिका की गुप्तचर थी। धीरेन्द्र अब चंद्रगढ़ लौटा, परंतु गुप्त रूप में। उसने 3 वफादारों के साथ एक योजना बनाई। रघु, जो महल के अंदर गुप्त सुरंगों का विशेषज्ञ था। वैद्य प्रभाकर, राजा की दवा में विष के संकेत समझ चुका था। बाल विद्वान आर्यन, नागमणि की ऊर्जा को पहचान सकता था। धीरेन्द्र ने कहा, समरवीर के पास ही नागमणि है, परंतु हमें प्रमाण चाहिए। राज्यसभा में राजा हरिपाल का स्वास्थ्य एकदम गिर गया। धीरेन्द्र दरबार में लौटा, लेकिन भेष बदले हुए, एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में। वह बोला, राजन, यह बीमारी साधारण नहीं है, यह एक विष है। नाग विष नहीं, मानवकृत विष। राजा की आंखें खुल गई। धीरेन्द्र ने एक छोटा नीला पत्थर निकाला और कहा, देखो, नागमणि की छाया अब आपके ही राजकुमार की तलवार में छिपाई हुई है। दरबार में खलबली मच गई। अरुणिका चंद्रगढ़ पहुंची और गर्जना करते हुए नाग रूप में बोली, तूने मणि को छुआ, शपथ तोड़ी और अपने पिता का वध किया, तुझे नागलोक की सजा मिलेगी। समरवीर चीखा, मैं राजा बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, यह राज्य मेरा है। अरुणिका ने नागिन रूप में विष फूका। समरवीर वहीं गिर पड़ा। राजा हरिपाल ने धीरेन्द्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे वफादार मित्र, यह राज्य अब तुम्हारी नीति और जनता की भलाई के अनुसार चलेगा। किसी सिंहासन की नहीं, विवेक की जरूरत है। धीरेन्द्र बोला, महाराज, यह राज्य अब एक जनसभा के अधीन चलेगा। हर गांव से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। राजा ने इस बात पर धीरेन्द्र को सहमति प्रदान की। फिर क्या था? अरुणिका और धीरेन्द्र अब अंतिम बार सर्पशंख पर्वत गए। इस बार उन्होंने मणि को नागराज की असली समाधि में रखा, जहां किसी मानव का प्रवेश नहीं हो सकता। अरुणिका ने कहा, अब नागमणि युगों तक सुरक्षित रहेगी, जब तक कोई सच्चा रक्षक फिर न जन्मे। चंद्रगढ़ अब एक नीति आधारित जनतंत्र में बदल चुका था। धीरेन्द्र अब तो ना मंत्री था, ना साधु, बल्कि एक मार्गदर्शक। नागवंश भी अब पृथ्वी के ऊपर नहीं, पर उसके हित में काम करता था। एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत।